मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत का यह कहना है कि लूटी हुई दौलत का एहतसाब हो रहा है। अपोजिशन ये कहती है कि सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। एहतसाब या इंतकाम हो रहा है। इस शोर में आज वजीर आजम इमरान खान ने जो तकरीर की उसमें उन्होंने अपोजिशन पर एक मरतबा फिर से ये इल्जाम लगाया कि उन पर दबाव डाला जा रहा है कि एहतसाब ना किया जाए। उन्होंने कहा कि जो भी ये कहते हैं हम मानते रहे हैं, मैंने अपनी पार्टी से भी जो है वो ये कह दिया है, एक चीज हम नहीं मान सकते कि हम एहतसाब से पीछे हट जाएं। इससे पहले लोग चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से नहीं पकड़े गए थे। वजीर आजम की आज की तकरीर से ऐसा लग रहा है कि जैसे अपोजिशन इस अमल को रुकवाने की भरपूर कोशिश कर रही है और हुकूमत पर दबाव डाला जा रहा है कि सारे अमल को जो है वो रोका जाए। क्या वाकई अपोजिशन ऐसा चाहती है और हुकूमत को एहतसाब से बचने के लिए जो है वो ब्लैकमेल किया जा रहा है? दूसरा इशू, क्या तहरीक इंसाफ एहतसाब के इस नारे में डिलीवर कर रही है या नहीं? आज पंजाब में तहरीक इंसाफ की 100 रोजा कारकर्दगी के हवाले से तकरीब में हुकूमती इकदामात गिनवाए गए। इमरान खान एक मरतबा फिर से उस्मान बुज़दार की तारीफें करते हुए नजर आए। पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार का मुकाबला शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस से है। क्या उस्मान बुज़दार इस प्यार को पीछे छोड़ने में कामयाब हुए या नहीं? और तीसरा, 24 दिसंबर को मियां नवाज शरीफ के हवाले से फैसला आने वाला है और जाली अकाउंट्स के मुकदमे की भी समात है। इन फैसलों के मुमकिन रद्द-ए-अमल के तौर पर मुस्लिम लीग नून जो है वो अवामी राब्तों की कॉल दे चुकी है और पीपल्स पार्टी भी तहरीक की बातें कर रही है। आज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जो बहन है सनम भुट्टो, वो वतन वापस आ गई और उन्होंने बिलावल भुट्टो से मुलाकात भी की है। पार्टी के अंदर भी बहुत सारे सीनियर रहनुमाओं की यह तजवीज है कि किसी भी मुश्किल सूरत हाल में वो अपना किरदार अदा करें। 24 दिसंबर के बाद हालात क्या हो सकते हैं, इन 3 इश्यूज पर जो है वो हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। वेरी क्विकली मेरे साथ बड़ा जबरदस्त पैनल मौजूद है। उनका मैं बता दूं, अजमल वजीर खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, स्पोक्स पर्सन है केपी गवर्नमेंट में उनके। अजमल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरशाद भट्टी साहब सीनियर तजज़ियाकार है, सहाफ़ी हैं। इरशाद भट्टी साहब, थैंक यू सो मच। आपका नबील गबोल साहब, अगेन अ वेरी सीनियर पॉलिटिशियन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, लिंक के जरिए हमें ज्वाइन करें। नबील गबोल साहब, आपके बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मुस्लिम लीग नून से, वो भी हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद होंगे। मैं नबील गबोल साहब आपसे आगाज करना चाहता हूं और पहले ये मेरा ख्याल है दबाव वाली बात कर ले कि ये जो बात की जा रही है कि अपोजिशन हुकूमत पर जो है वो दबाव डाल रही है, क्या वाकई अपोजिशन हुकूमत को मजबूर कर रही है कि ये जो सिलसिला है जो एहतसाब का, इसको बंद किया जाए? रहमान, मैं पहली दफा देख रहा हूं कि हुकूमत ऑपोजिशन से डरी हुई है। यानी आप गिरफ्तार भी करना चाहते हैं, आप करप्शन के खिलाफ एहतसाब भी करना चाहते हैं, आप जो है रोजाना आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आके स्टेटमेंट्स भी देते हैं। आज आपके पोर्ट्स एंड शिपिंग मिनिस्टर ने जो है एक ट्वीट कर दिया कि जी जरदारी साहब के फिला जगह पे प्रॉपर्टीज निकल के आए हैं। मतलब बाहर से बैठ के दूर दूर से ट्वीट करते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं और फिर डरे हुए भी हैं और फिर कहते हैं कि जी एहतसाब का अमल शुरू होगा तो चीखें निकलेंगी, शोर होगा। तो हम तो कहते हैं कि भाई आप करें, सिर्फ बातें ना करें, आप करके दिखाएं। आप लोगों को पहले से तारीख दे रहे हैं। मुझे आज एक बात आपसे सवाल करनी है, मुझे एक सवाल ये करनी है कि भाई कौन सी जेआईटी है जो सबसे पहले गवर्नमेंट के मिनिस्टरों के पास जाती है और उसके बाद जो है वो जेआईटी रिलीज होती है? मुझे आज आप बताएं कि जेआईटी जो मनी लॉन्ड्रिंग का है वो रिलीज हो चुकी है, वो सोशल मीडिया पे चल रही है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन नहीं लेगी? अगर वाकई जिस तरह मैट्रिक के पेपर बाहर निकल आते हैं और उसके बाद फिर जो है मैट्रिक के पेपर को फिर एग्जाम को जो है रोक दिया जाता है कि जी मैट्रिक का पेपर बाहर कैसे आ गया, तो इसी तरह मैं समझ जेआईटी की रिपोर्ट के हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं, हम तो समझते हैं कि हमारे लिए जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा, वो आप ही कह रहे हैं जिस तरह पेपर आउट होता है, ये पेपर पहले आउट हो गया तो कैंसिल हो जाना चाहिए।
एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूं कि पेपर आउट हुआ है जेआईटी का, इसमें शक का शुबहत पैदा हो रहे हैं कि भाई ये पेपर कैसे आउट हो गया, कैसे मिनिस्टरों को पता चला। इसलिए जब पेपर अगर आउट हुआ है तो आप इसके अंदर अमेंडमेंट लेकर आए, वरना तो फिर हम पहले से ही कह देंगे कि भाई ये जेआईटी जो है जाली निकल आई है। तो हम जो है इस पे कोई भी जो है यकीन नहीं करेगा, बल्कि गवर्नमेंट खुद बदनाम हो जाएगी। तो बेहतर ये है। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, राइट, सही, राइट, आई गेट योर पॉइंट सर। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, क्यों हुकूमत को जो है वो आप इतना मजबूर कर रहे हैं? आज जो इमरान खान साहब ने बात की कि ये जो एहतसाब का जो प्रोसेस है इसको रोका जाए। मेरा नहीं ख्याल जी इसको रोकने के लिए कोई भी कह रहा है। सब ये कह रहे हैं कि इसका प्रोसेस जो है वो बेहतर किया जाए, इस तंजीम को बेहतर किया जाए, और जिस कानून के तहत एहतसाब किया जा रहा है उस कानून को बेहतर किया जाए। हमें मालूम है कि पिछले 20-30 साल की तहरीक, बिलखसूस जो परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर है, उसमें आपको मालूम है कैसे नैबज़ादे होते थे, कैसे वो नैबज़दा बन जाते थे, कैसे वो कॉम्प्रोमाइज़ करते थे, तो वो एक फुट थिक फाइल्स जो हैं उनकी वो ख़त्म हो जाती थी और फिर वो वज़ीर लग जाते थे। तो पाकिस्तान की तारीख़ जो है, सियासी तारीख़ और एहतसाब की तारीख़ जो है वो थोड़ी सी पैची है। इस वजह से लोगों को शकूक व शुबहात होते हैं। अब आप देखिए कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ दिखना चाहिए। तो जिस वक्त आप प्रोफेसर्स को हथकड़ी लगाते हैं, 80 साल प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रह चुका है, वो कोई एस्केप रिस्क तो नहीं है, वो डकैत नहीं है, वो चोर नहीं है, वो किसी को इंटिमिडेट नहीं कर रहा, उसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसको पर इस्तगासा भी दायर नहीं हुआ, उसे आप हथकड़ी लगा देते हैं। इंक्वायरी की स्टेज के ऊपर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को आप हथकड़ी लगा देते हैं। जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है डकैत नहीं है, भाग नहीं रहे हैं, यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन आपके अपने जो वजीर जिन पे इस्तगासा दायर हो जाता है उनको आप हथकड़ी नहीं लगाते। समहाउ द अदर वो एस्केप रिस्क नहीं है, उनको ECL पे नहीं डालते। ये बहुत अच्छा अमर है कि उनको वजारत से हटा दिया गया या वो खुद हट गए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाकियों को हथकड़ी आप लगा रहे हैं तो उन्हें भी लगानी चाहिए थी। इंसाफ होता हुआ तो तब नजर आता अगर EOBI के वो तमाम लोग जो मुल्ज़िमान की फहरिस्त में हैं, जिनकी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और मैं आपको याद करवा दूं कि EOBI का 44 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है, जिसमें बेशुमार वज़रा हैं PTI के जिनके नाम है। इसी तरह NICL का 22 अरब रुपए का केस है। मगर जब वहाँ पे पकड़ नहीं होती, जब प्रोफेसर पकड़े जाते हैं, जब एहतसाब सिर्फ अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनका होता है, तो फिर तारीख को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारी एहतसाब की तारीख है, बिलखसूस परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर, बिलखसूस जो वही तकरीबन 60 से 65% वज़ीर जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में थे, आज वो तमाम वज़ीर हैं। तो फिर आप कहते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है? इस वजह से मैं समझता हूँ एहतसाब। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। भट्टी साहब, ये क्या वाकई हुकूमत पर कोई दबाव है? और ये जो जितना सारा शोर जिस तरह से मचा हुआ है, जो हुकूमत का हम मौक़िफ़ देख रहे हैं, खान साहब कहते हैं कि ये चाह रहे हैं कि ये सारे का सारा जो है ये प्रोसेस जो है वो भी रुक जाए, क्या वाकई ये हो रहा है? आपकी तो बल्कि अभी खान साहब से मुलाकात भी हुई है, कोई हमें कोई इंसाइट दें कि क्या वज़ीर आज़म क्यों ऐसा सोच रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि गबोल साहब ठीक कह रहे हैं कि JIT को अगर मिली है, मुझे तो नहीं पता, अगर मिली है तो नहीं मिलना चाहिए। मुसद्दिक मलिक साहब ठीक कह रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, और हम तो इसमें कहते हैं कि वो होना चाहिए। और ये भी बिल्कुल हकीकत है कि मर्दान में एक प्रोफेसर साहब को हथकड़ी लगती, क्यों? वो यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड जलाया था। तो कितने लोग हैं जिन्होंने हमारे मुल्क में रिकॉर्ड जलाया, कभी उनको हथकड़ी लगी है? फिर दूसरी बात है कि ये जो कल डेथ हुई है, इनको डेथ के बाद भी हथकड़ी लगी हुई थी। तो अगर पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन, डॉक्टर आसम, शहबाज शरीफ, साद रफीक, अपने बाबर साहब, अवान साहब, बाकी और जितने भी हैं मोअज़्ज़ीन हमारे, नहीं, बाबर अवान साहब को तो नहीं लगी वैसे। नहीं, इनको भी नहीं लगी हथकड़ी, तो किसी को नहीं लगी। पेशी पे आए हैं, जितना प्रोटोकॉल मिला जा रहा है उतना मेरे आजाद आदमी को नहीं मिल रहा जितना इनको प्रोटोकॉल, मिनिस्टर इनक्लेव में रहना, सारा कुछ करना और बाकी। लेकिन मैं, अच्छा, ये दबाव जो है ये तो वजीर साहब बताएंगे, अजमल वजीर साहब। लेकिन मैं एक बात आज आपसे वो करना चाहता हूँ कि एक शेर पढ़ा था, गलत पढ़ा था लेकिन चलो पढ़ लिया था, वो मियां नवाज शरीफ साहब ने, हाँ, जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर हमारे अश्क तेरी आखिरत संभाल चले। रमेश कुमार के ऊपर भी शेर पढ़ा था।
हाँ, दूसरा एक शेर अच्छा, वो मफहूम समझ आ गया ना, लोच तुल लिया ना। अच्छा, पहला है कि जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, हमारे अश्क तेरी आकबत संवार चले। शेख वो साद रफीक साहब ने कल पढ़ा, जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए। गलत है। हाँ, और जो सुन ले सर, नबील और एक शेर पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह, सुप्रीम कोर्ट में भी आया था, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राबरी का सवाल है। अब बात ये है कि ये फैज अहमद फैज के शेर थे दोनों, जो नवाज शरीफ साहब ने पढ़े, जो इन्होंने पढ़े। वो जो शहबाज शरीफ साहब जब इख्तिदार में थे तो हबीब जालिब साहब पढ़ा करते थे। अब मेरी दरखास्त है कि ये पाबंदी लगाई जाए प्लीज। इकबाल, हबीब जालिब और फैज और ये जिनके पे इल्जाम हो लूट मार के, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा हुआ हो, जिनके पास रसीदें भी ना हो, जो नैब की हिरासत से सीधे असेंबली में पहुंचे, वो फैज अहमद फैज साहब ने इसलिए शेर लिखे थे कि ये इस मौके पे पढ़े जाए। दूसरी बात, जब आप हुकूमत में होते, अच्छा साद रफीक साहब और जो नवाज शरीफ साहब कभी जिंदगी में, ये पिछले 5 साल छोड़ दें, पिछले 5 सालों में कभी फैज साहब के मिजार पर गए हैं, कब्र पर गए हैं फातेह के लिए? जब ये हुकूमत में होते हैं तो होता क्या है, अहमद फराज का सामान सड़कों पर होता है। जब और इनकी मरियम, इनकी आसफा, इनकी बख्तावर, उनके नसीब बुलंद हैं। हबीब जालिब की बेटी 2.5 मरले के मकान में रहती है, बिजली का बिल नहीं दे सकती, टैक्सी चलाती है। इनको शेर पढ़ने की कैफियत बयान करने के लिए अगर शायरी का सहारा लिया जाता है, इनको, हाँ ये अब अच्छा सवाल किया। इसके मैं दिल की कैफियत बयान करी, ये मैकावेली की अकवाले जरी सुनाए, ये चार्ल्स सोबराज के शेर सुनाए, ये मोहम्मद खान डाकू के शेर सुनाए, ये सुल्ताना डाकू के शेर सुनाए। ये अपने करें खुदा के लिए। आपका प्रोटेस्ट आ गया, चार हमारे पास टोटल बंदे रह गए हैं, उनको भी ये घसीट रहे हैं। किस तरफ से किस तरफ से? एक मिनट जरा अजमल साहब, क्या वाकई इस वक्त हुकूमत पर दबाव, हुकूमत ये क्यों सोच रही है कि इस वक्त जो है वो एहतसाब के प्रोसेस को रुकवाना चाहती है, इस वजह से अपोजिशन ये सब कुछ कर रही है जो हो रहा है? देखिए अगर साहब, पहली बात तो ये है कि अभी बात हुई है कि GAT का इनको कैसे पता चल जाता है। अब ज़ाहिर है हम हुकूमत है, अगर हमें इतना भी पता ना हो कि क्या हो रहा है या किस तरीके से हो रहा है, तो एक हुकूमत के पास वो सारे हुकूमत को ये हुकूमत को पता है कि किसने आगे पकड़े जाना है, किसने आगे नहीं पकड़े जाना। तो हाँ, हुकूमत को इसलिए वजीर ऐसी बातें न करो कि हुकूमत के पास इनके अमाल मौजूद है ना, सारी चीजें हमारे पास एजेंसियां। नबील भाई 1 मिनट दीजिएगा, बट एक्सप्लेन मी अजमल भाई कि अगर हुकूमत ये कहती है कि एहतसाब नैब कर रहा है, नैब खुद मुख्तार इदारा है, तो फिर हुकूमत को कैसे पता है कि ये बंदा पकड़ा जाएगा या ये GIT रिपोर्ट है? मैं बताता हूं। देखिए, हुकूमत को इसलिए पता चल जाता है कि नेब तो इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन हुकूमत के अंडर में जो अदारे आते हैं वो तो रिपोर्ट देते हैं। और इमरान खान वो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है कि वो बैठकर वो खुद या इस चीज वो पूछते हैं। उन्होंने ये सारी चीजें मंगवाई हुई है, रिपोर्ट तो आई हुई है ना, हमारे पास भी आई हुई है कि भाई कौन किसने कितना इस मुल्क को लूटा हुआ है, वो सारी फैक्ट्स एंड फिगर हमारे पास है। GIT भी मंगवा रहे हैं, GIT की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी मालूमात की बात कर रहा हूं कि हुकूमत के जो अपने मालूमात होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के अपने मालूमात होते हैं, ये आपको पता होगा कि वहां पे कितने एजेंसियां होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर को ये बाकायदा रिपोर्ट डेली जाती है कि वो सारी वो तो फिर तो वो बात ठीक है, फिर वो सही कह रहे हैं। वो नबील गबोल जो बात कह रहे थे कि अगर वजीर आजम पूछते हैं GIT का क्या है, इसका मैं जवाब कहां तक पहुंचे, तो इसका मतलब वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि आसिफ अली जरदारी साहब को किसने ये कहा था कि जेल मेरा दूसरा घर है? उसको किसने बताया था? जेल तो हमने ये सुना है कि जी चोर, डाकू, लुटेरा, मनी लॉन्ड्रर और इस तरह के क्रिमिनल की जगह होते हैं, और वो खुद फरमा रहे हैं कि जी मेरा दूसरा घर है। हमने तो नहीं कहा था। अच्छा। उनको कैसे पता था कि जी मैंने जेल जाना है और जेल मेरा दूसरा घर है? उनको कैसे पता चला? तो बात यह है जी, नहीं, मेरा एक सवाल है नबील गबोल साहब, आप मेरा एक सवाल, आप मेरा भाई हो, मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि आप कह रहे हो कि जेल सिर्फ डाकुओं के लिए, तो मुझे सिर्फ एक चीज बताओ कि चलो आप दूसरे छोड़ दोगे, जुल्फिकार अली भुट्टो को भी जेल में डाला गया और उसको फांसी की सजा दी गई, उसके बाद शहीद बेनजीर भुट्टो को भी जेल में डाला गया, चले आप और पीछे चले जाए, आपके अपने KPK के जो है असफद यार वली के
जो खान बाबा के नाम से मशहूर है, असद जरी वली के जो दादा थे, वो कितने साल जेल में रहे और वो किस आइडियोलॉजी में रहे थे? वो करप्शन के बुनियाद पे नहीं गए थे, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन नहीं गया था। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ आपको, यही मेरा पॉइंट है ना, यही तो पॉइंट है कि जेल में सिर्फ करप्ट नहीं जाते हैं, जेल में लीडर भी जाते हैं भाई, वाले से पैसे निकल रहे हैं। ओ भाई जेल में रिपोर्ट है, आपने कहा कि जेल नहीं, आपने कहा कि जेल में सिर्फ चोर जाते हैं, तो मेरा जवाब मैं तो नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं। मैं तो अच्छा मेरा ख्याल है वो पॉइंट मैं अच्छा जी नबील, मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट में एहतसाब बैरो बना, जिसका काम क्या था सैफुर रहमान का, जो मुखालफी ने जेल में डालो। जाम सादिक अली के दौर में जब वजीर आला था, बैस की चोरी के अंदर मुझे जेल में डाल दिया था। यानी जितने मुखालफी ने उनको जेल में डालो। अब नैब को आप जो है, आपका एक एडवाइजर जो है शहजाद अकबर जिसका नाम है, वो किस तरह नैब के चेयरमैन से मुलाकातें कर रहा है, किस हैसियत से मुलाकात कर रहा है? ठीक है, मैं चले प्राइम मिनिस्टर, मगर उनका पॉइंट ये था नबील गबोल साहब के आसिफ अली जरदारी खुद भी ऐसे इशारे दे रहे हैं जैसे लग रहा है कि वो जेल जाने वाला है। अच्छा मुझे एक ब्रेक लेने दें, मैं ब्रेक के बाद जरा वापस आता हूं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब और इरशाद भट्टी साहब, ये जो एहतसाब के नारे में हुकूमत की डिलीवरी पे भी मुझे जरा बात करनी है, आपकी राय में चाहूंगा। सेशन जारी है, इस ब्रेक के बाद आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। क्या अपोजिशन एहतसाब के मामले पर हुकूमत को दबाव में लाना चाहती है? और आज क्योंकि 100 रोज़ा कारकर्दगी के हवाले से जो है वो पंजाब में एक तकरीब भी हुई, पंजाब में जो है वो इमरान खान साहब ने जब तकरीर की, मैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ज़रा आपसे ज़रा इसका आगाज़ करना चाहता हूँ कि क्या ये डिलीवर भी कर पा रहे हैं या नहीं? पंजाब में आज उन्होंने कहा स्टेटस को जो है वो हमने तोड़ दिया है, तो क्या वाकई खान साहब की जो हुकूमत आई है, उस्मान बुज़दार साहब आए हैं पंजाब में, उन्होंने जो है वो स्टेटस को जो है वो तोड़ चुके हैं? मैं वो भट्टी साहब की खिदमत में एक शेर पर पेश करना चाहूँगा कि दाग था, दर्द था, गम था कि अलम था, क्या था ले लिया इश्क में जो हमको मुयस्सर आया। तो ये आप पाकिस्तान की तारीख अगर देख लें तो पाकिस्तान की पूरी तारीख में मैंने तो भट्टी साहब की एक अच्छा शेर था पेश किया, क्योंकि ये बड़े मुझे मालूम है। शुक्रिया सर। नहीं सर, ये अच्छा है, ऐसे गुफ्तगू ऐसे होनी चाहिए। गुफ्तगू की थोड़ी तलखी भी कम रहती है अगर शेर व शायरी में बात होती रहे। और आप माशाल्लाह आप भी साहब ज़ौक़ हैं। मैं अभी सुनाऊं जी सर, बात यह है कि ये पहले पाकिस्तान के अंदर अगर आप पूरी तारीख देख लें तो पाकिस्तान में हर दौर में बेशुमार अदवार हैं, चाहे वो अयूब खान साहब का हो, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ साहब का हो, चाहे वो ज़ियाउल हक साहब का हो, इवन जमहूरी अदवार में भी इल्ज़ामात लोगों के ऊपर लगते रहे हैं। क्या इल्ज़ामात लगते हैं? गद्दारी के इल्ज़ाम लगते रहे हैं, उसके अलावा काफिर होने के इल्ज़ाम लगते रहे हैं, करप्ट होने के इल्ज़ाम लगते रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि लोग गद्दार नहीं थे, करप्ट नहीं थे, मगर जिन पे सब पे इल्ज़ामात लगते रहे वो सब गद्दार, करप्ट और काफिर नहीं थे। इल्ज़ामात लगते रहे, ये तहरीक है। और कुछ अदवार ऐसे आए हैं जिनमें कलम की बंदिश भी की गई है, ज़बानबंदी भी की गई है। और आजकल मीडिया पे तो ये हो सकता है कि आप किसी को रोक सकें कि वो शेर सुनाए या ना सुनाए, लेकिन किसी भी शख्स की आवाज़ आप कैसे बंद कर सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि आप ये शेर ना पढ़ें? आप बेशक कहें कि आप करप्ट हैं, आप अगर समझते हैं कि लोग करप्ट हैं तो इल्ज़ामात लगाएं, लेकिन आप कैसे लोगों का इजहार राय का हक उनसे छीन के कह सकते हैं कि आप नहीं ये शेर पढ़ सकते, आप नहीं ये बात कर सकते? बहरहाल ये पाकिस्तान में अब भी हो रहा है। आप कारकर्दगी की तरफ आते हैं तो ये अच्छा नहीं है। मैं समझता हूँ कि ज़बानबंदी नहीं हमें करनी चाहिए, लोगों को बात कर लेने दें और इंसाफ का अमल चलने दें। दूसरी बात यह है कि जिस तरह अभी JIT के हवाले से बात हुई है, हमारे भाई अभी बात कर रहे थे, देखें इंडिपेंडेंस के ऊपर जब आप बात ये कहते हैं कि हमें तो पता है, हमें पता होना चाहिए, तो फिर हमारे लिए ऑपोजिशन के लिए आप आसानी पैदा करते हैं कि वो ये कहें कि ये जानिबदार है सारा सिलसिला,
यानी इंडिपेंडेंट तंजीमों को जो काम करना चाहिए वो इंडिपेंडेंटली नहीं कर रही। जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत लीक नहीं होनी चाहिए, और मुझे नहीं मालूम कि वो लीक हुई हैं या नहीं, लेकिन अगर आप खुद दावा करें, आपके वजीर दावा करें, तो फिर आप हर आदमी पे जो क्रिटिकल नजर रखता है सिस्टम के ऊपर, उसके लिए आसानी पैदा करते हैं कि वो कहे देखें ये जानबदारी देखिए। मैंने पहले भी आपको एग्जांपल्स दी, और भी दीगर शुरका ने आपको एग्जांपल्स दी। भट्टी साहब ने भी कहा कि अबव बोर्ड होना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। जितना आप हम अबव बोर्ड की तरफ जाएंगे, हमारा एतमाद एहतसाब के अमल पे, इंसाफ के अमल पे बढ़ता चला जाएगा। देखें, कारकर्दगी के नुक्ता नजर से आप देख लीजिए कि इस वक्त मुल्क के अंदर जी गरीब आदमी की जिंदगी में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं सर, एक रोजगार और एक महंगाई। रोजगार से उसको पैसे मिलते हैं और महंगाई से उसकी कमर टूट जाती है। मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि हमारे पिछले 5 साल में जो महंगाई की शरह थी वो 4% रही, अब 8% के करीब महंगाई की शरह आ चुकी है इस पिछले सिर्फ 6 महीने में। तो आप ये बताइए कि क्या ये अच्छी चीज है? हम 3% से लेकर चले थे जो तरक्की की शरह है, जिसके जरिए रोजगार मिलता है, जिसको GDP ग्रोथ कहते हैं, और हम उसको 5.8% यानी 6% तक ले गए थे। हमारी जो प्रोजेक्शन ठीक है डॉक्टर साहब, आई गेट योर पॉइंट। ये महंगाई वाला मेरा ख्याल है ये बड़ा सिर्फ सिर्फ महंगाई, 1 मिनट दीजिएगा, मैं 30 सेकंड में बात खत्म करता हूँ। देखिए, अच्छा, इस वक्त जो नई इक्तिसादी पॉलिसी आई है उसमें GDP की प्रिडिक्टेड ग्रोथ रेट जो है वो 3.9 से 4% है, 4.5 भी हो जाए। 2.5% जो GDP ग्रोथ में कमी आई है उससे लोगों को रोजगार नहीं मिलेंगे। एक तरफ तो दावा है 1 करोड़ नौकरियों का, दूसरी तरफ GDP की भी ग्रोथ रुक गई है, महंगाई की भी शरह बढ़ गई है, बिजली के बिल भी बढ़ गए हैं, गैस के बिल भी बढ़ गए हैं, चीनी, आटा, चावल, हर चीज महंगी हो रही है। तो इस गवर्नमेंट को हम ये चाहते हैं कि मुल्क के लोग सफर ना करें, अपनी इक्तिसादी पॉलिसी के ऊपर तवज्जो करनी होगी। पंजाब के अंदर आपने देखा किस तरह DPO बदले गए, किन बुनियादों पे, तो तब्दीली कुछ ऐसी नजर तो नहीं आई जी। ठीक है भट्टी साहब, कोई जवाबी शेर है या नहीं? हाँ जी बिल्कुल है, और मैं नबील गबोल साहब से माजरत के साथ, क्योंकि आज ही मजहर अब्बास साहब हमारे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे रस्ते में लिखवाए। अच्छा, ये शेर है। मेरी ख्वाहिश थी कि अगर जैसे हम एक होते हैं ना कि ये हैव और हैव नॉट की जंग है, और ये जो हम कहते हैं जमहूरियत खतरे में, मुल्क खतरे में, पार्लियामेंट खतरे में, पता नहीं ये क्या हो जाएगा, एहतसाब है, मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, इंतकाम है, सियासी इंतकाम है, ये है। तो ये शेर मैं हबीब जालिब साहब के, काश ये साद रफीक साहब असम्बली में पढ़ते, नवाज शरीफ साहब पढ़ते, या कोई मुस्लिम लीग वाले पढ़ते, या पीपल्स पार्टी वाले पढ़ते, और ये शेर मजहर साहब के जो मुझे लिखवाएं, ये मैं ताहिरा हबीब के नाम करता हूँ, जो हबीब जालिब की बेटी हैं, जो टैक्सी चलाती हैं। हमने ये निजाम दिया है। ये मेरे ख्याल है नबील भाई से भी हम शेर सुनेंगे। हाँ, अच्छा शेर है जी। गबोल साहब तैयार हैं। वतन को कुछ नहीं खतरा, निजामे ज़र है खतरे में। वतन को कुछ नहीं खतरा, निजामे ज़र है खतरे में। हकीकत में जो राहजन है वही राहबर है खतरे में। अगर तशवीश लाहक है तो सुल्तान को लाहक है। शेर फिक्रा अर्ज कीजिए। अच्छा। अगर तशवीश लाहक है तो सुल्तान को लाहक है। तेरा घर है खतरे में, ना मेरा घर है खतरे में। जो बैठा सफ़े मातम बिछाए मरगे जुल्मत पर, जो बैठा सफ़े मातम बिछाए मरगे जुल्मत पर, वो नोहा गर है खतरे में, वो दानिशवर है खतरे में। अच्छा भाईजान, बुनियादी तौर पर जवाब ले ले मेरे ख्याल नबील गबोल साहब से। हाँ, नबील साहब से ले ले। जी नबील गबोल साहब। शेर में बलोच शेर, ये मुसद्दिक साहब और भट्टी साहब तो जो है ना शेरों पे प्रोग्राम रखना चाह रहे हैं। ये भट्टी साहब में मेरे में और भट्टी साहब में ये फर्क है कि वो एक माशाल्लाह पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल है, लेकिन वो दूसरों से चीटिंग करके पढ़कर जो है वो शेर पर आगे सुनाते हैं। और मैं चीटिंग कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने जिंदगी में जो कुछ भी तकरीर की है मैंने दिल से किया है, और वही मेरा हाल है कि खाए पिए आनंद, बाढ़ में गया परमानंद। समझे ना, हम इस तरह के शेर सुनाते हैं। अच्छा। वो हमारे लहरी में इस तरह के हम शेर सुनाते हैं कि भाई खाया पिया किसी और ने और गिलास थोड़ा बारह ने। समझे ना, बात यह है कि भाई मतलब करप्शन पे आ जाए, शेर के बाद करप्शन पे आ जाए। मुझे एक बात बताएं कि इतना रोना धोना, और खुदा की कसम बड़ी दुख की बात होती है जब मैं टीवी में देखता हूं, और मैं कोशिश करता हूं मैं अवॉइड करूं आजकल मीडिया।
आपको भी देखे ना, आपसे मेरी दोस्ती है, आपने मुझे कहा आ जाए, मैं आ गया। मैं आजकल मीडिया से अवॉइड करता हूं यार, एक दूसरे को चोर बोलते हैं। सर ग्रेटफुल, पीटीए वाले कहते हैं पीपी वाला चोर है, पीपी वाला कह रहा है नून वाला चोर है। हम एक दूसरे को बैठे चोर चोर, डाकू डाकू, यानी सारे हमाम में नंगे, सब चोर डाकू हैं। ओ भाई मेरे, जो मेन इश्यू है पाकिस्तान का, सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब जो है वो माशाल्लाह इकोनॉमी में मुझसे ज्यादा बेहतर है। मैं तो जाहिल इंसान हूं, मुझे इकोनॉमी का नहीं पता है। मुझे इतना जरूर पता है अवाम सड़कों पर रो रही है, लिटरली रो रही है अवाम सड़कों के ऊपर। अवाम की जो सूरत हाल है, आप करप्ट कर रहे हैं। आपने अपने टैक्स का जो नॉन फाइलर को आपने कहा कि वो घर नहीं खरीद सकता है, वो गाड़ी नहीं खरीद सकता है, ताकि आपका जो नेट है अपना टैक्स का वो बढ़ जाए। लोग तो अब भाग रहे हैं टैक्स से कि भाई हम टैक्स अदा करेंगे तो आप फंस जाएंगे। दावे अब इसके मुकाबले में दावे तो बहुत और तरह के। बात खत्म करने दे। नहीं रहमान, मेरी बात खत्म करने दे, वरना मेरी जुबान से रेयाम निकल आएगा। मैंने पहले भी आपको एक दफा रेयाम कहा था। अच्छा। मैं भूल जाता हूँ कि मैं रहमान से बात कर रहा हूँ या रेयाम से बात कर रहा हूँ, रेयाम खान से। तो मेरी बात मेरा मोशन जब टूट जाता है ना, ये आपको लिख लेना चाहिए रहमान अज़हर, भट्टी साहब इसी वजह से सारी चीजें लिख के लाते हैं ताकि कोई बात इधर से उधर ना हो जाए। इन दो नुक्तों का बड़ा फर्क पड़ सकता है। बात कर रहा हूँ, हाँ, एक नून का फर्क पड़ गया। तो अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भाई आप अपने एफबीआर को पहले दुरुस्त करें, आप पहले अपने नेट के निजाम को दुरुस्त करें, ताकि लोग आकर आपका इनकम टैक्स भरने शुरू करें। आपके मुल्क के अंदर सिर्फ 12% लोग टैक्स दे रहे हैं, आप उनको और डरा रहे हो। आपको पता फ्लाइट ऑफ कैपिटल कितना हुआ है कराची से? सिर्फ $200 मिलियन का हुआ है। अभी तक आपको तो ये पता नहीं है। आपके जो बेस्ट फ्रेंड है इमरान खान को मैं कह रहा हूं, इमरान खान के जो बेस्ट फ्रेंड है अकील टेडी ने जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा उसको। वो अकील टेडी जिसने कराची में पीटीआई को सीटें जिताने में बड़ी अहम किरदार अदा की है, उस अकील टेडी को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा इमरान खान के खिलाफ। तो भाई मेरे, आपके पास जो है ना ये जो हाँ सर, आई गेट योर पॉइंट नबील कबूल साहब, मगर ये मैं हाँ बिल्कुल अजमल भाई ये क्या हो रहा है? अच्छा, एक सवाल, एक मिनट जरा अजमल भाई देगा पूछ देना, ये महंगाई से मेरा सिर्फ नबील साहब से एक सवाल, नबील कबूल साहब से एक सवाल है। हाँ। ये बगैर लिखे मैं सवाल कर रहा हूँ। अच्छा, नबील साहब से मेरा सवाल है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार हो गए हैं, 5-6 वजारतें मरकज के पास हैं। आपने सिंध में क्या 10 साल से फिस्कल पॉलिसी नो बटी साहब वो बात और जगह चली जाती है। मैं मगर पहले सर इनसे जरा पूछ ले सर। अच्छा पूछ ले फिर। क्या महंगाई वाला सर ये क्या मामला है? अवामी वादे, रिलीफ, ये आपके दावे तो बहुत है, बट सर जो आम बंदे के साथ हो रहा है, मैं एग्री करता हूं जो डॉक्टर मुसद्दिक साहब ने स्टेटिस्टिक्स दिया और जो नबील कबूल साहब ने बातें की। अच्छा रहमान अज़हर साहब, बात यहां से अब जब आप उनसे एग्री कर रहे हैं कि उन्होंने जो स्टेटिस्टिक दी है, ये भी तो उनसे पूछे कि इसके जिम्मेदार कौन है। इमरान खान को आए हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हुए कितना अरसा हुआ? इस मुल्क के जो मेरी बात 4.5-5 महीने हो गए ना जी। इससे पहले इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया है, क्या वो इमरान खान ने ये कर्जे लिए थे? ये जो अरबों डॉलर के कर्जे आपने देने, क्या ये इमरान खान ने ये इस मुल्क में ये जो इदारे तबाह हुए इमरान खान ने किए थे? बात यह है कि ये बात बड़ी आसान हो जाती है कि आप जब अपोजिशन में बैठकर आप ये बात करते हैं, भाई आपके दौर में जो कुछ हुआ है उसका हम खुद मियाजा भुगत रहे हैं। अच्छा। इस वक्त जो इस पिछले 5 साल में मुसद्दिक मलिक साहब की हुकूमत ने कर्जे लिए, उससे पिछले 5 साल में जो पीपल्स पार्टी के दौर में हुकूमत में कर्जे लिए गए। अभी सर आप भी ले रहे हैं ना। मेरा मेन मसला इन्फ्लेशन है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, जो डॉक्टर मुसद्दिक साहब ने बात की। इसी पे मैं आ रहा हूं। अब देखिए उस चीज के लिए जो मैकेनिज्म हम बनाए जा रहे हैं या जिस पे काम कर रहे हैं दिन रात, जो इस पे लगे हुए उस पे हम लगे हुए कि किसी तरीके से हमने इदारों को जो इन्होंने बर्बाद करके रखे हुए उनको करना। मिसाल के तौर पर इनके जो वजीर खजाना थे, जो अभी डार साहब थे, वो इस मुल्क में नहीं आ रहे, क्यों मफरूर है इस मुल्क में? मुझे पता क्या लगता है कि मैंने तो उसको नहीं कहा साहब जी। देखिए अच्छा, मैं एक सवाल करता हूं। अभी मैं मुझे आप अजमल मेरी बात सुनो। तायात वजीर साहब, आप माशाल्लाह तायात वजीर हो। मुझे एक चीज बता अजमल साहब, आप मुझे एक चीज बताओ, आपके ताल्लुक केपीके से, आप मेरे पुराने दोस्त हो,
आप पहले पीएमएल पे क्यू में थे, अभी पीटीआई में हो। मुझे एक चीज बता, सिर्फ एक बात मुझे समझाने की कोशिश करो, मैं बड़ा परेशान हूं इस बात पे। कल एक ट्वीट किया, किसने किया? आपके पीटीआई ऑफिशियल ने, कि जी जुनूबी पंजाब का सेक्रेटरीट जो है वो अब अलग बनेगा, आईजी और चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया जाएगा। इधर नवाज, इसने शहबाज शरीफ ने जो है, शहबाज शरीफ ने कल कौमी असेंबली में तकरीर किया कि हम उस बिल को जो गवर्नमेंट पेश करेगा साउथ पंजाब को अलग सूबा बनाने के लिए हम तैयार हैं। कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ है कि 2/3 मेजोरिटी साउथ पंजाब के लिए, जो कि पीटीआई ने वादा किया था, जो 5 एमएनए पीटीआई के जीते हैं, जिन्होंने इस बात पर पीटीआई में शमूलियत की थी, खुसरो बख्तियार समेत, कि जुनूबी पंजाब पीटीआई ने ऐलान किया था कि हम बनाएंगे। आज उस पर यू टर्न दोबारा लिया, ट्वीट वापस ले लिया, ट्वीट वापस ले लिया। अच्छा, चलो मैं जरा वापस देता हूं, एक ब्रेक लेने का भाई मेरे सर सेगमेंट बड़ा से शुरू तो आप करेंगे, वापस क्योंकि मुझे टाइम आते नहीं वापस आते हैं, आपसे शुरू करते हैं आप इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले अजमल वजीर साहब, जो आपको तो तायात वजीर उन्होंने नबील कपूर साहब ने डिक्लेयर कर दिया है, मगर उन्होंने आपसे पूछा कि मेरे भाई ये जुनूबी पंजाब वाला जो है वो मामला, उस पर अब जो है वो पीछे क्यों हट रहे हैं। और आज दूसरा, आज बड़े संगीन इल्जामात लगे हैं वैसे, जो इमरान खान ने वहां पर तकरीर की, उन्होंने कहा जुनूबी पंजाब पे फंड ही नहीं लगे और जुनूबी पंजाब के सारे फंड जो हैं वो ये लाहौर लगते रहे और ये फंड जो है वो गलत जगह पर जो है वो स्पेंड होते रहे। देखिए, नबील कपूर साहब हमारे दोस्त थे, ये भी क्योंकि एक डिबेटेबल चीज है, इस पे भी बात चल रही है। लेकिन देखिए उन्होंने कहा, मैं तो खैर 18 साल मेरी सियासत को हुए, 18 साल में मैंने पहली दफा एक जुमात तब्दील की है, पीएमएलक्यू से मैं पीटीआई में आया और आप सबको पता है इस चीज का। अच्छा। लेकिन मुझे गब्बोल साहब, मेरे भाई को मैं जब देखता हूं कि वो आसिफ अली जरदारी साहब को डिफेंड कर रहे हैं, ये मुझसे हजम नहीं होता, मुझसे बर्दाश्त इसलिए नहीं होता कि मैं इनको मैं नहीं समझता हूं कि उनको डिफेंड करना चाहिए था। अच्छा। क्योंकि उनको जिस वक्त इन्होंने छोड़ा था और उस वक्त जो कहा था गब्बोल भाई ने वो सबके सामने, बट मैं ये पार्टियां बदलने की बात तो क्या, वो मैं एज ए लाइटर मूड मैंने कहा कि वो मसला ये है कि वो उसको जो गब्बोल साहब का जो स्टाइल है, द वे वो सूट नहीं कर रहा उनको, कि वो जरदारी साहब को जरदारी साहब को वो डिफेंड ना करें। मैं वो कह रहा हूं कि उनको सपोर्ट वो कैसे कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बहरहाल अजमल वजीर, पूरे शो में एक जगह भी बता दो मैंने आसिफ जरदारी का नाम लिया है, पूरे शो में एक जगह बता दो। नाम तो नहीं ले रहे हो, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो उसी को सपोर्ट कर रहे हो। नाम तो नहीं ले रहे हो, कुछ और वैसे नाम आपको लेना भी नहीं चाहिए। बात आप कुछ और कर रहे हैं। आखिरी में आप पूछ रहे हो कि लैला जो थी वो मर्द थी या औरत थी। पूरी कहानी सुनने के बाद आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। वो अपनी जगह पे, लेकिन वैसे मैं वापस आ रहा हूँ, वो वापस अभी जो बात है वो ये है कि देखिए, जो भी इस हवाले से जो उन्होंने बात की है, अभी 3-4-5 महीने में जो बात ये कर रहे हैं, अभी आगे आपको पता चलेगा, जुनूबी पंजाब का भी आपको पता चलेगा। 3-4-5 महीने में हमने इस वक्त इकोनॉमी को उठाना है जो इन्होंने बर्बाद करके दिया। हमने इस वक्त इदारों को स्टेबल करना है ताकि वो इस काबिल हो जाए कि हम ये काम कर सके। और ये जो चीजें 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, जैसे 5 साल इन्होंने, 5 साल एक ने गुजारे, 5 साल दूसरे ने गुजारे, तो तब अगर ये हम मुझसे पूछेंगे 5 साल बजाय के 4-5 महीने का, ये मुझसे फिर मैं जवाब दूंगा और फिर ये मैं बताऊंगा कि ये वादे हमने किए थे, क्या हमने पूरे नहीं किए, ये फिर कोई लॉजिक होगा। अभी 4-5 महीने में आप मुझसे पूछ रहे हो वो चीजें जो 5 साल पिछले 10 साल में बर्बाद करके आपके हाथों से हमें ने कहा कि ये उस्मान बुज़दार जो है, क्योंकि परफॉर्मेंस पे जरा मेरा ख्याल बात हो रही है, तो आप भी थोड़ा सा जरा इस पर अपनी राय दे दे। ये उन्होंने कहा उस्मान बुज़दार जो है वो आगे निकल गया शहबाज शरीफ से, जो स्टेटस को इन्होंने तोड़ा है। क्या आपको भी लगता है कि उस्मान बुज़दार जो है वो शहबाज शरीफ, क्योंकि बड़ा एक मॉडल जो है वो सेट किया हुआ था शहबाज शरीफ ने कि बड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हुकूमत है, उससे आगे निकल गए? वैसे शहबाज शरीफ साहब तो अभी अपनी परफॉर्मेंस की भुगत रहे हैं, 56 कंपनियां, आशियाना, वो बावल। एक बार अच्छा, वो परवेज इलाही साहब से एक दिन मेरी बात हो रही इधर किसी फंक्शन में, वो कह रहे उन्होंने तला गंग में एक मेरा हलका था, तो उसमें एक MRI लगी हुई थी मशीन। अच्छा। वो उन्होंने उखेड़ के लाहौर ले गए।
और फिर इसी तरह एक MRI लगाने के लिए वो हेलीकॉप्टर पे भावलपुर गए थे और भावलपुर कहते होते थे तरक्की देखनी लाहौर आ जाओ, और वो सारी दुनिया लाहौर आ गई। अच्छा। अब लाहौर 5-7 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह रहने के काबिल नहीं रहेगा। सरिया सीमेंट सीने पे लगा लगा के, बहरहाल वो उनकी परफॉर्मेंस के अब स्टेटस को इतनी आसानी से नहीं टूटते। ये बड़ी लंबी चौड़ी गेमें हैं, बड़ा 37 साल से वो लगे हुए हैं। वो जैसे वो कहते हैं 2000 गार्ड्स और पता नहीं 10 अरब सिक्योरिटी पे और बुलेट प्रूफ गाड़ियां और पता नहीं क्या क्या था। लेकिन अब बुज़दार साहब जो इमरान खान साहब ने पंजाब पानीपत है हमारी पाकिस्तानी सियासत का, अगली जो मेन लड़ाई है वो पंजाब में होगी, इंतखाबी दंगल। और अगर बुज़दार साहब को इमरान खान कहते हैं कि वसीम अकरम प्लस है, वो कहते हैं कि ये तब्दीली का सिंबल है, वो कहते हैं कि भाई ये मुझे वर्ल्ड कप जिताएगा, तो मैं तो ट्रस्ट करूंगा। जाहिर है एडवांटेज या डिसएडवांटेज तो और कोई शक नहीं। और ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है नबील गबोल साहब, ये इसी बहाने सारा टाइम ले जाते हैं। मेरे ख्याल है ये इंपॉर्टेंट हो सकती है खबर। ये नबील गबोल साहब सुन ले सर, ब्रेकिंग न्यूज है। मैं ये कह रहा हूं कि हम एक हफ्ता और इंतजार करेंगे। हम एक हफ्ता और इंतजार करेंगे कि अगर गवर्नमेंट बिल पेश नहीं करती है साउथ पंजाब को अलग सूबा बनाने की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और दीगर ऑपोजिशन पार्टी मिलकर ये बिल असेंबली में पेश करेगी। फिर हम देखेंगे कि पीटीआई बिल से भागती है या नहीं भागती है। हाँ बिल्कुल। चले, ये इंपॉर्टेंट खबर है। मुझे सर एक ब्रेक अब जरा लेने दे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। मैं डॉक्टर मुसद्दिक साहब की जरा राय इस पे जरा चाहता हूं। सर क्या करें, ये भी हमारी मजबूरी है सर, ब्रेक लेना। ब्रेक ले रहे बारे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अब मेरे पास टाइम जरा कम है, मैं वेरी क्विकली जो तीसरा इशू उसकी तरफ आना चाहता हूं। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, ये 24 दिसंबर के बाद क्या हालात सर होने वाले हैं? मुस्लिम लीग नून जो है वो कह रहे हैं, अवाम पीपल्स पार्टी जो है वो तहरीकों की बात कर रही है। क्या आप सिचुएशन देख रहे हैं 24 दिसंबर के बाद? देखिए, मैं पहले क्विकली बात करना चाहता हूं। वो ये है कि पीटीआई जब ये कहती है कि ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, तो फिर इनको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था। ये जिम्मेदारी तो लेनी होती है इलेक्शन जीतने वाले को, हुकूमत चलाने वाले को। तो ये कोई ना कोई वक्त तो आएगा। इनके पास कुल 60 महीने 5 गुजर गए हैं, तो 10 के बाद ये कहेंगे हमारी जिम्मेदारी है या 50 के बाद ये कहेंगे हमारी जिम्मेदारी है। ये जिन कर्जों की बात कर रहे हैं, पिछली हुकूमत उन कर्जों के बावजूद 5 साल चली। आखिरी 90 दिन में तो कर्जे नहीं लिए ना। कर्जों के बावजूद हमने तरक्की की शरह जो 6% की है, कर्जों के बावजूद हमने महंगाई 4% से आगे नहीं जाने दी। तो इनको भी अगर हुकूमत चलाने का कोई तरीकाकार नहीं पहले इन्होंने चलाई, नहीं समझ आ रहा, तो हम में से कोई 2-4 लोगों से पूछ लें आके कि कर्जों के बावजूद हुकूमत कैसे चलाई जाती है। अभी असद उमर साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि अब हमारी इक्तिसादी प्रॉब्लम सब सॉल्व हो गई हैं। जी आप आ जाइए, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, क्योंकि मुल्क की तरक्की में यह मदद है। डॉक्टर साहब को बुलवा लीजिए, हमने उससे मशवरा लेना है। आप जिसको कहें, ठीक है, आप जरूर आपको मशवरा दिलवाएंगे, लेकिन जो हमारे कोई बात नहीं वजीर साहब, आप अजमल वजीर साहब, अगर आप चाहते हैं तो मैं खामोश हो जाता हूं, लेकिन मेरी जाती ये राय है कि देखिए, अभी आपके वजीर खजाना ने कहा है कि हमारे अब इक्तिसादी प्रॉब्लम्स नहीं रहे। पाकिस्तान में हमारे दौर में हमें जो कर्जा मिला था शराइत के साथ, वो 6 अरब डॉलर था। आपको बगैर किसी शर्त के सऊदी अरेबिया ने बज़ाहिर बगैर किसी शर्त के 6 अरब डॉलर दिए हैं, और ये कहा है कि हमारी कोई इक्तिसादी प्रॉब्लम नहीं रही। अगर नहीं रही तो आपने जो 14 अरब रुपए सेहत के बजट में से काटे, अब आपको वापस डाल देने चाहिए। जो आपने 5 अरब रुपए हायर एजुकेशन के बजट में काटे थे, वो वापस डाल देने चाहिए। जो आपने 2.5 अरब रुपए, मुझे जवाब देने दे। हाँ डॉक्टर साहब, जरा टाइम कम है, मैं चाहता हूँ जरा बाकी लोगों से भी जरा बात कर लूं। मैं ये नबील गबोल साहब, सर ये 24 आपने ब्रेकिंग, अच्छा मैं एक बात क्लियर कर दूं, दिसंबर के बाद वाली भी कोई ब्रेकिंग न्यूज देते हैं सर? देखें जी, मैं एक बात क्लियर कर दूं, हमारी पार्टी ने किसी तहरीक का जिक्र नहीं किया है, कोई जिक्र नहीं किया है। हमने पार्टी रीऑर्गेनाइज की है, और रीऑर्गेनाइजेशन के जरिए हम राब्ते में गली सड़क यूनियन काउंसिल तक राब्ते में आ रहे हैं। हमने किसी तहरीक का भी ऐलान नहीं किया। ठीक हो गया जी नबील गबोल साहब, क्योंकि सनम भुट्टो भी आज वापस आई है, तो सर कोई है ब्रेकिंग न्यूज?
नहीं, सनम भुट्टो साहिबा तो हमेशा 27 दिसंबर को आती हैं, हर साल आती हैं। ब्रेकिंग न्यूज तो पहले से ही आप लोग ने जब कह दिया, ब्रेकिंग न्यूज तो मीडिया में पहले ही आकर मिनिस्टर कह देते कि भाई 24 तारीख को नवाज शरीफ जेल में जा रहा है और 24 तारीख को जरदारी साहब के जेआईटी आएगा और जेआईटी के बाद वो जेल जाएंगे। ओ भाई मेरे, जेआईटी के बाद फिर केस चलता है और जेआईटी को साबित करना पड़ता है। और इस तरह तो नहीं, ये कौन सा कानून है कि जेआईटी जैसे ही पेश कर दे और गिरफ्तारी हो जाए। तो मैं, और दूसरी बात यह है कि मैं आज, आप यकीन करें, मैं आपको बता रहा हूं कि जेल जाना, जैसे मैंने एक मिसाल दिया कि खान बाबा के हवाले से और बहुत सारे जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अहम किरदार किए, वो 40-40 साल जेल में रहे हैं। ये इनका कहना कि जेल में सिर्फ चोर जाते हैं, जेल में बेगुनाह भी लोग जाते हैं। जेल, मैंने कहा ना, मेरे ऊपर भैंस की चोरी का इल्जाम जो है लगाकर मुझे 4 दिन जो है जेल में डाला गया, कराची सेंट्रल जेल में। तो बात यह है कि भाई मेरे, जेल में जाना तो हम और बड़े लीडरों के, और जरदारी साहब की सोच क्या है? ठीक है, आई गेट योर पॉइंट, राइट सर। उनकी सोच ये है कि जेल में डालने के बाद मुझे सीधा प्राइम मिनिस्टर हाउस भेज देंगे, उनकी ये सोच है। तो मुझे एक चीज बताए, कौन डरता है जेल से? जितने को डालना है जेल में डालो, बातें नहीं करो। वही इंग्लिश देखो, एक मिनट रहमान एक मिनट, थोड़ा रह गया, बैड एंड अगली। नहीं, एक मिनट, गुड बैड एंड अगली ने मूवी में देखा ना, उसमें वो कहता है व्हेन यू वांट डोंट टॉक, व्हेन यू वांट टू किल जस्ट शूट। तो आप बातें नहीं करो, जो करना है कर लो यार भाई, खत्म करो इसके से। ठीक है, सीधा शूट करें। बढ़ेगा 24 दिसंबर के बाद क्या होना है? 25 दिसंबर होनी। सर ये तो देखिए, ये तो जाहिर है क्रिसमस आएगा 25 दिसंबर और वो तो आएगा, लेकिन ये अदालत, मुझे तो अपनी अदालतों पर मुकम्मल यकीन है कि जो कुछ भी हो, अल्लाह करे मुल्क के लिए अच्छा हो और हम आगे बढ़ें। वाकई सही कह रहे हैं कि जो आम आदमी है वो धोती और बुनैन में आ गया है, उसके मसाइल हल हों। अब ये इनका भी फीडबैक, मैं आपको बताऊं, ये 5 महीने में नहीं आया। शुक्र है आपने आखिरी बार सच बोला यार। साल के जो कारस्तानी है, सर आप मुझे बात करने देना, एक मिनट। देखिए अभी शुक्र है, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं भट्टी साहब, पहली दफा आपने अपनी बात बोली है अभी। ठीक है, शुक्रिया सर, शुक्रिया। अभी जो एक बात है, वो भाई का शुक्रिया। अल्ताफ हुसैन की नहीं बोली, जरदारी की नहीं बोली, अपनी बोली अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे लेट्स कंप्लीट। देखिए असल मसला यह है कि 24 तारीख हो चाहे 25 तारीख हो, उसके बाद नया साल भी आ रहा है। ठीक है, न्यू ईयर शुरू हो रहा है। मैं आपको ये बिल्कुल आपको बता रहा हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने यह फैसला किया है कि जिसने इस मुल्क को लूटा हुआ है, चाहे वो कुछ भी करे, उनका एहतसाब भी होगा, उनको ये पैसा इधर लेकर आना होगा। चाहे हमारी हुकूमत जाती है, चाहे कुछ होता है, चाहे एहतजाज हो, चाहे कुछ हो, इसे हमें कोई परवाह नहीं है। आखिरी एक प्रोग्राम रखिएगा जिसका नाम हो ठंडी जुगतें, मेरा और सिर्फ नबील गबोल साहब। इनको पता नहीं कि काफी शेर सुना, हम पंजाब के, पंजाब के हैं, इनको तो समझ नहीं आएगी हम क्या। इन्होंने अमर अकबर एंथोनी फिल्म नहीं देखी हुई, इन्होंने 3 इडियट्स नहीं देखी हुई। काफी शेर सुना लिया। बहरहाल मेरे ख्याल है अच्छे नोट पर ही इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, नबील गबोल साहब, आपको बहुत शुक्रिया, जनरल वजीर खान साहब, इरशाद भट्टी साहब। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।